गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। और तैयारी कैसी चल रही है एग्जाम की? अच्छी चल रही है। और आप लोगों की तैयारी अच्छी हो इसीलिए मैं इस तरह का वीडियो शुरू किया हूं। इससे पहले के वीडियो में आप लोग यूनिट 1 के सारे टॉपिक को कवर किया था, आप लोगों ने देखा और बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया कि हाँ काफ़ी हेल्पफुल रहा है। और इसी फिर से ये दूसरे यूनिट का वीडियो बना रहा हूँ। दूसरा यूनिट से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, इसलिए ये थोड़ा यूनिट बड़ा है, 3 चैप्टर है, तो एक पार्ट में यह वीडियो कंप्लीट नहीं होगा। हम लोगों को इसके लिए एक पार्ट और बनाना पड़ेगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू किया जाए। तो आज का जो यूनिट है वह है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, अनुवांशिकी और विकास। और उसी में जो इस यूनिट का जो पहला चैप्टर है उस पर हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए, क्या है अनुवांशिकी? क्या है? माता पिता एवं संततियों के समान गुणों का अध्ययन। क्या? जनक और संततियों के समान गुणों का अध्ययन कहलाता है जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी। ओके, और जनकों से संततियों में, क्या? जनकों से संततियों में जाने वाले गुण, ये जो गुण जनकों से संततियों में जो गुण पहुंचते हैं, प्रत्येक संतति यानी प्रत्येक बच्चे जो अपने जनक के समान होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुवांशिक गुण। जो गुण माँ बाप से बच्चों में आते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? अनुवांशिक गुण। और ये गुण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, पीढ़ी दर पीढ़ी तक जनकों से संततियों में स्थानांतरित होता है, उसे हम लोग कहते हैं अनुवांशिकता। क्या कहते हैं? हेरिडिटरी। ओके, तो आप लोग अनुवांशिकी, अनुवांशिक गुण यानी हेरिडिटरी कैरेक्टर और अनुवांशिकता हेरिडिटी से परिचित हो गए हैं। अनुवांशिकी का जनक जीजे मेंडल, ग्रेगोर जोहान मेंडल को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अनुवांशिकी का जनक कहते हैं किसे? ये मेंडल साहब जो थे वह एक मठ के पादरी थे। क्या थे? और उन्होंने मठ में ही जो भूमि था उस पे बहुत सारे बाग बगीचे लगाए हुए थे और उसी बगीचे में मटर का पौधा लगाया। तो उद्यान मटर के पौधे पर उन्होंने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया। कब से कब तक? 1856 से लेकर के 1863 ईस्वी तक। और उन्होंने इस क्रम में 7 लक्षणों के जोड़े, कितने? उद्यान मटर के 7 विपरीत लक्षणों के जोड़े पर रिसर्च किया और उसके पश्चात अनुवांशिकता का नियम प्रस्तुत किया। इसीलिए उन्हें अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स? जीजे मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये 7 विपरीत लक्षणों के जोड़े कौन है? तो ध्यान से देख लो। पहला है तने की ऊंचाई। पहला गुण क्या है? तने की ऊंचाई और उसके विपरीत लक्षण है। तो ऊंचाई क्या होगा? एक लंबा होता है और एक बौना होता है। दूसरा है बीज का आकार। तो बीज का आकार गुण हुआ और उसके विपरीत लक्षण क्या हुए? गोल और झुर्रीदार। बीज का रंग, तो बीज का रंग कैसा? पीला और हरा। फूल का रंग, 2 तरह के फूल मटर में पाए जाते हैं, बैंगनी और सफेद। फूल की स्थिति अक्षीय और शीर्षस्थ। और फली का आकार, कुछ फली जो है, मटर का फली जो है फुला हुआ होता है और कुछ चपटा होता है, तो चपटा या सिकुड़ा, फुला हुआ और चपटा। ओके, और फली का रंग हरी और पीली। इस तरह से 7 विपरीत लक्षणों के जोड़े थे। अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाता है। मेंडल ने मटर के कितने विपरीत लक्षणों के जोड़े पर रिसर्च किया? 7। ओके, चलिए मेंडल साहब ने जो 7 वर्षों तक रिसर्च किया, ध्यान देने वाली बात है, 7 वर्षों तक 7 विपरीत लक्षणों के जोड़े पर रिसर्च किया और यही मेंडल के सफलता का कारण था। कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ दिया जाता है कि मेंडल के सफलता के क्या कारण थे। तो जल्दी से बताओ मेंडल के सफलता के क्या कारण थे? तो मेंडल के सफलता के कारण, और उसी को दूसरा क्वेश्चन पूछ देता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे को क्यों चुना? तो क्वेश्चन 2 है और आंसर एक ही बनेगा। 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो यही कारण थे। कुछ कारण और है जो है वो समझ लो कि मटर के पौधे जो है वो छोटा होता है इसलिए उसमें प्रयोग करना आसान होता है। मटर के पौधे का क्या होता है? जीवन काल 4 से 5 महीने का होता है, इसीलिए उस पर एक पीढ़ी के बाद दूसरे पीढ़ी को तैयार करना काफ़ी आसान हो गया। मटर में ये विपरीत लक्षणों के जोड़े पाए गए जिससे प्रयोग करना और उसका अवलोकन करना आसान हो गया कि गुणों का आदान प्रदान, गुणों का संचलन कैसे होता है। ओके, इस आधार पे मेंडल ने अनुवांशिकता का नियम प्रस्तावित किया। 3 अनुवांशिकता के नियम दिए। ओके, अनुवांशिकी के कितने नियम हैं?
3। कौन कौन सा? तो पहला है प्रभाविता का नियम, ओके, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ओके, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस तरह से 3 तरह के नियम मेंडल ने अपने प्रयोगों के द्वारा दिया। प्रभाविता का नियम क्या कहलाता है कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले जनकों को संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होते हैं उसमें से 2 लक्षणों में से एक ही गुण दिखाई देता है और दूसरा गुण नहीं दिखाई देता है। और दिखाई देने वाले जो गुण है उसे हम लोग कहते हैं प्रभावी गुण, ओके। तो एक ही दिखाई देंगे और एक नहीं दिखाई देंगे, यह क्या कहलाएगा? प्रभाविता का गुण। दूसरा नियम है पृथक्करण। कह रहे हैं कि मेंडल साहब की 2 लक्षणों के जो जोड़े साथ साथ जो थे डाइहाइब्रिड क्रॉस में, जो 2 लक्षण साथ साथ होते हैं और ये दोनों F1 पीढ़ी में जाकर के संकरण के पश्चात इन लक्षणों में क्या होता है, ये दोनों गुण साथ साथ न रह करके एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम। और ये एलील एक दूसरे से पृथक होकर स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के साथ अपव्यूहन कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ सज जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और इस तरह से मेंडल ने पहले ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया और उसके बाद डाइहाइब्रिड क्रॉस किया। 2 तरह के उन्होंने संकरण किया। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो जब 2 जनकों के बीच एकल गुण के आधार पर संकरण किया जाता है, एक लक्षण के आधार पर संकरण किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे अगर मान लो कि तने की हम लंबाई ले लें तो तने की लंबाई एक होगा बौना, एक होगा लंबा, तो वही एक लक्षण हुआ तने की लंबाई, उस आधार पे हम लोग करते हैं तो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो किया तो कुछ उसमें जो नए पौधे हुए उसके अनुपात हुए, इस अनुपात को याद रखना है बच्चों हमेशा। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है उसका फिनोटाइप अनुपात, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात क्या था? 3:1, ओके। यानी एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात क्या है? 3:1 और जीनोटाइप है 1:2:1, माने 1:2:1। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप 3:1 और जीनोटाइप 1:2:1। और द्विसंकर क्रॉस क्या है? तो जब 2 गुणों के आधार पे, जैसे बीज का रंग और बीज की आकृति, इसके आधार पर अगर जब संकरण कराया जाता है 2 जनकों के बीच तो उसे कहते हैं हम लोग डाइहाइब्रिड क्रॉस। और मेंडल ने जो डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया उसका ये फिनोटाइप अनुपात हुआ 9:3:3:1, 9:3:3:1, इसे याद रख लेना है, ओके। चल अब आइए अनुवांशिकी से संबंधित और मेंडल ने जो प्रयोग किया उससे संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, ओके। एलील क्या है? तो जीवों में उपस्थित लक्षणों के लिए, जीवों में जो लक्षण पाए जाते हैं उसके लिए जो उसमें जीन के वैकल्पिक प्रकार पाए जाते हैं उसे कहते हैं अलील। जीवों में उपस्थित लक्षणों के लिए पाए जाने वाले जीन के वैकल्पिक प्रकार को क्या कहते हैं? एलील। प्रभावी गुण, डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है? तो संकरण के पश्चात F1 पीढ़ी में या संकरण के पश्चात नई पीढ़ी में जो गुण दिखाई देता है उसे हम लोग कहते हैं प्रभावी गुण, और जो नहीं दिखाई देता है उसे कहते हैं अप्रभावी गुण। फिनोटाइप क्या है? अभी कुछ देर पहले मैंने चर्चा किया था कि फिनोटाइप अनुपात, लेकिन ये फिनोटाइप अनुपात क्या है? तो फिनोटाइप है किसी भी लक्षण का जो बाहरी रूप है, ओके, किसी भी लक्षण का क्या है? बाहरी रूप, तो वह क्या कहलाता है? फिनोटाइप। जैसे रंग, आकार, आकृति, लंबाई, चौड़ाई, यह क्या है? फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या है? वो जो बाहरी रूप है, गुण है, उसके लिए जो हम जीवों में गुण पाए जाते हैं, यानी गुणसूत्र जो पाए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं जीनोटाइप, ओके। तो और एक संकर और द्विसंकर क्रॉस का जो जीनोटाइप क्या और फिनोटाइप क्या आप लोगों ने समझ लिया। अब आते हैं हम लोग वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत, ओके। वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, किसने प्रस्तुत किया? सटन और वावेरी। पूरा नाम है वाल्टर सटन और थियोडोर वावेरी। वाल्टर सटन और माने थियोडोर वावेरी ने, यानी सटन और वावेरी ने प्रस्तुत किया था क्या? वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत। 2 नया टॉपिक है और जान लीजिए टेस्ट क्रॉस क्या होता है और बैक क्रॉस क्या होता है। टेस्ट क्रॉस क्या है? F1 पीढ़ी के संकर पौधे को समयुग्मजी अप्रभावी जनक पौधे से संकरण कराना। क्या? F1 पीढ़ी के संकर पौधे को, संकरण के पश्चात जो नया F1 पीढ़ी तो तैयार हुई, F1 पीढ़ी के संकर पौधे को समयुग्मजी अप्रभावी जनक से संकरण कराना कहलाता है टेस्ट क्रॉस। और बैक क्रॉस क्या है?
तो F1 पीढ़ी माने फर्स्ट जनरेशन के संकर पौधे को किसी एक जनक से क्रॉस कराना। संकर जो पौधा है मतलब नए जनरेशन के जो पौधे हैं F1 पीढ़ी के, उसका उसके जनक से माने पिछले बैक क्रॉस, उसके किसी एक जनक से संकरण कराना क्या कहलाता है? बैक क्रॉस कहलाता है। ओके, तो इन चीज़ों को अभी आप लोगों ने जाना। अक्सर मैंने देखा एक क्वेश्चन पूछता है, अनुवांशिकी किससे संबंधित है? अनुवांशिकी और अनुवांशिकता का नियम किससे संबंधित है? ऐसा क्वेश्चन आए तो आंख मूंद के लगा देना है क्या? मेंडल। किससे संबंधित है? मेंडल। मेंडल साहब ने इन चीज़ों को दिया। लेकिन वही गुणसूत्रीय सिद्धांत किससे संबंधित है? सटन और वॉवेरी से। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। सप्रभाविता। क्या? सप्रभाविता क्या है? तो जब क्रॉसिंग से उत्पन्न संततियों में दोनों गुणों का प्रभाव होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि मेंडल के नियम में था क्या? प्रभाविता का नियम। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब दो जनकों को संकरण कराए तो नए जो पीढ़ी तैयार हुए उस पीढ़ी में क्या होता है कि दोनों जनकों के गुण साथ साथ दिखते हैं। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? सप्रभाविता कहते हैं, कोडोमिनेंस। अब एक है बहुविकल्पता। जब किसी लक्षण के लिए एक से अधिक अलील जिम्मेवार होता है। ऐसे जनरली क्या होता है, एक लक्षण के लिए, एक गुण के लिए एक ही अलील जिम्मेवार होता है। लेकिन जब एक लक्षण के लिए एक से अधिक जीन यानी एक से अधिक अलील जिम्मेवार होता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? बहुविकल्पता। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग इसी से संबंधित है, अनुवांशिकी से संबंधित है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, मानव रुधिर वर्ग। आप लोगों को पता होगा मनुष्य में, हमारे आपके शरीर में पाए जाने वाले ब्लड ग्रुप की संख्या कितनी है? कितने प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं? ये 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। कौन कौन सा? ए बी और ओ, ये रक्त समूह है। और इसके साथ RH फैक्टर के प्रेजेंस और एब्सेंस पे, अगर प्रेजेंट रहता है तो होता है पॉजिटिव और एब्सेंट रहता है तो होता है निगेटिव। ये RH फैक्टर की बात है। तो जिस ग्रुप में RH फैक्टर पाए जाएंगे वह होगा पॉजिटिव, और नहीं पाया जाएगा तो अगर ब्लड ग्रुप ए और RH प्रेजेंट है उस पर तो होगा RH पॉजिटिव यानी ए पॉजिटिव। अगर उस पर RH एब्सेंट है तो होगा ए निगेटिव। तो ये तो नॉर्मल बात है। अब चलिए हम लोग इस ब्लड ग्रुप को जेनेटिक्स के आधार पे देखते हैं कि ये जो ब्लड ग्रुप है मानव रुधिर वर्ग, यह एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम, जिसे हम लोग एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, ब्लड में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है एंटीजन। उस एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे होता है ब्लड ग्रुप। तो याद रखना है, अगर एंटीजन ब्लड ग्रुप, जिस व्यक्ति के ब्लड में एंटीजन ए रहेगा उसका ब्लड ग्रुप होगा ए, एंटीजन बी रहेगा तो होगा बी। और एक बात और ध्यान रखना है बच्चों आप लोगों को कि ये एंटीजन के साथ साथ ब्लड में एंटीबॉडी भी पाया जाता है। क्या होता है? एंटीजन के साथ साथ एंटीबॉडी भी पाया जाता है। तो दोनों का एक दूसरे से दुश्मनी है। क्या है? दुश्मनी है। और दुश्मनी रहता है जिस दोनों व्यक्तियों में, तो एगो रहता है तो दूसरा नहीं रहता है, होता है ना। तो भैया अब ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है एंटीजन के द्वारा। समझ में आई बात? तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन कौन होगा? ए। और ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी। तो उस पे एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। और एंटीबॉडी भी 2 तरह के होते हैं, ए और बी ही होते हैं। तो उस तरह से देख लो कि ब्लड ग्रुप अगर ए है तो एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी ए न होकर के क्या होगा? बी। और उसी तरह से ये ब्लड ग्रुप अगर बी होता है तो एंटीजन उस पर बी होगा और एंटीबॉडी ए होगा। अब जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले में दोनों एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें एंटीबॉडी दोनों ही एब्सेंट होगा। और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसमें क्या होगा? दोनों ही एंटीजन ए और बी दोनों एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, और एंटीबॉडी दोनों उपस्थित होता है। और इस अनुसार से इसका जो हम लोग अनुवांशिकी में इसका जो हम अलील को दर्शाएंगे, ब्लड ग्रुप के अलील को, तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसका अलील होगा, उसमें जो अलील पाए जाएंगे आई, और ऊपर में जैसे हम लोग पावर लिखते हैं ना, घात डिग्री, उस तरह से आई ए और आई ओ, ये हो सकता है ब्लड ग्रुप ए के लिए। ब्लड ग्रुप बी के लिए आई बी और आई ओ। ओके, ब्लड ग्रुप ए बी के लिए होगा आई ए और आई बी, और ब्लड ग्रुप ओ के लिए होगा आई ओ। ये इस पे पाए जाएंगे। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए अब हम लोग समझते हैं संलग्नता, लिंकेज। ब्लड ग्रुप को समझ लिया, प्रभावित ये अनुवांशिकी के नियम को समझ लिया,
मेंडल के प्रयोग को समझ लिया, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे को क्यों चुना इसको समझ लिया। अब हम लोग आगे बात करते हैं किसका, संलग्नता। संलग्नता क्या है, नाम ये सहलग्नता, लिंकेज, लिंक माने होता है ज्वाइंट यानी साथ। उसी से समझिए, एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित वे जीन जो मियोसिस डिवीजन के समय बिना पृथक हुए पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सहलग्नता। ओके, तो संलग्नता से पहले एक और रुधिर वर्ग में एक टॉपिक है जो छूट गया, बता दे रहा हूं कि कभी कभी पूछा जाता है यूनिवर्सल डोनर। ब्लड ग्रुप ए जो है उसे हम किसी भी पॉजिटिव, जो भी RH पॉजिटिव व्यक्ति है उसे, यानी ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव को किसी भी पॉजिटिव वर्ग को दिया जा सकता है, तो इसीलिए ब्लड ग्रुप O को कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। ओके, सर्वदाता, सभी को वह दे सकता है। और इसका उल्टा ब्लड ग्रुप AB जो है उसे कहा जाता है, ब्लड ग्रुप AB को क्या कहा जाता है, सर्वग्राही या ग्राही ब्लड भी उसे कहते हैं। ओके, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, सभी से वो ले सकता है। सभी मतलब क्या, पॉजिटिव वाले से, निगेटिव निगेटिव वाले से लेगा और पॉजिटिव पॉजिटिव वाले से लेगा। ओके, तो चलिए संलग्नता के बारे में हम लोग जान रहे थे। संलग्नता क्या है, लिंकेज, एक साथ रहना, कि एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित जीनों का वह समूह जो समसूत्री विभाजन, ओके, किसमें, हाँ, विभाजन के समय बिना पृथक हुए पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, संलग्नता। ओके, देखो मैं आज देख रहा हूं कि चैप्टर, ये वीडियो लंबा हो रहा है इसीलिए तुम लोगों का थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट नहीं हो रहा है। ओके, और जो लोग देख रहे होंगे उनको भी रिफ्रेशमेंट नहीं आएगा, ये थोड़ा सा बोझिल चैप्टर है। तो चलिए रिफ्रेशमेंट करने के लिए हम लोग हाँ कुछ सुन लेते हैं। हुआ ये कि हमारे गवर्नमेंट जो है लोगों को वृद्धा पेंशन देती है। क्या देती है, तो एक महिला गई वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई करने के लिए फॉर्म, तो जो पदाधिकारी थे वृद्धा पेंशन पास कर रहे थे, वो देखा कि सिंदूर आर की हुई है महिला और वृद्धा पेंशन लेने के लिए आ गई, तो उसको पूछा कि आपके पति जिंदा हैं, बोले हाँ, तो बोलता है तो जब जिंदा हैं तो आप वृद्धा पेंशन लेने क्यों आई हैं, तो बोलता है कि देखिए कि आपका सरकारी कामकाज इतना लेट चलता है ना, जब तक मेरा ये पास होगा तब तक तो पति लुढ़क जाएंगे, इसीलिए एडवांस में कर रहा हूँ। ओके, चलिए, तो ये थोड़ी सी मनोरंजन हो गई, रिफ्रेशमेंट हो गया होगा। तो आते हैं फिर हम लोग अपने वीडियो पे। चलिए, तो वेटेसन एवं पनेट किसने संलग्नता को पहली बार जो दर्शाया था, वेटेसन एवं पनेट ने 1906 ईस्वी में। अब आगे आते हैं हम लोग क्रॉसिंग ओवर यानी विनिमय। क्या, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या है, तो क्रोमोसोम पर स्थित जीनों का समूह, क्या, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पर उपस्थित जो जीनों का समूह है वह अपने समजात क्रोमोसोम पर स्थित, माने उसी तरह समजात क्रोमोसोम पर उपस्थित जीनों के समूह से जब अपना स्थान परिवर्तन कर लेता है, इस जैसे ऐसे होता है, ये से सटता है, और इस क्रोमोसोम पे उपस्थित जो जीन के समूह है वो इस क्रोमोसोम के उपस्थित जीन के समूह से आता स्थान परिवर्तन कर लेता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर, विनिमय। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यह बनता है कि विनिमय कब होता है, तो याद रखना है विनिमय अर्धसूत्री विभाजन के पैकेटिन उप अवस्था में होता है। कब होता है, पैकेटिन उप अवस्था, किसका, मियोसिस सेल डिवीजन की। ओके, क्रॉसिंग ओवर। आगे देखते हैं हम लोग लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेक्स डिटर्मिनेशन जो है यह ऑल्टरनेटिवली लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जान लो कि मनुष्य में सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग का निर्धारण जो है वह गुणसूत्रों के आधार पर होता है। और आप लोगों को पता होगा कि हमारे शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 यानी 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसमें से 44 गुणसूत्र एक समान होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं ऑटोसोम्स, और 2 गुणसूत्र जो है वो अलग होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं लिंग गुणसूत्र। और लिंग गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्स और एक वाई। एक्स जो है वो मादा को प्रदर्शित करता है और वाई नर को, यानी एक्स रिप्रेजेंट फीमेल एंड वाई रिप्रेजेंट मेल। अब इस तरह से देखिए कि मादा में, लड़कियों में गुणसूत्र का जो नमूना होता है यानी गुणसूत्र जो पाए जाते हैं वो प्रारूप है 44 + XX। क्वेश्चन में आता है कि 44 + XX क्या प्रदर्शित करता है, तो मादा, और फीमेल ये नर में क्या होगा यानी मेल में क्या होगा 44 + XY, यानी कि मादा में केवल XX मतलब फीमेल सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं और नर में X और Y
मेल और फीमेल दोनों वाले गुणसूत्र ये हाँ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो लिंग का निर्धारण होता है ओके किसके आधार पर? लिंग का निर्धारण होता है किसके आधार पर? तो वह होता है गुणसूत्रों के आधार पर, क्रोमोसोम के आधार पर। अब चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पे आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग ओके, जेनेटिक डिसऑर्डर। आनुवांशिक रोग क्या है? तो देखिए कि अभी हम लोग पूरा चैप्टर आनुवांशिकी का पढ़ रहे हैं। तो जीन में गड़बड़ी के कारण, जीन में परिवर्तन के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? आनुवांशिक रोग। और आनुवांशिक रोगों को दो समूहों में बांटा गया है ओके। आनुवांशिक डिसऑर्डर जो है उसे क्या कहते हैं? दो समूह में, एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर यानी मेंडलीय विकार, और दूसरा क्या है? दूसरा है गुणसूत्रीय विकार, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो चलिए ये मेंडलीय विकारों को देखते हैं। मेंडलीय विकार में जो है कुछ है जैसे कलर ब्लाइंडनेस, क्या? कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, हीमोफीलिया ओके, और सिकल सेल एनीमिया यानी दात्र कोशिका रक्तता। तो क्या है हीमोफीलिया, क्या है कलर ब्लाइंडनेस, और क्या है सिकल सेल एनीमिया? तो देखिए दात्र कोशिका रक्तता यह जो बीमारी है ओके, सिकल सेल एनीमिया, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में क्या होता है? आरबीसी का आकार आप लोगों को पता होगा गोलाकार होता है। यह आकार परिवर्तित होकर के हंसिए के आकार का होता है, ऐसा टेढ़ा हो जाता है। कैसा हो जाता है? टेढ़ा, गोलाकार ना होकर के टेढ़ा हो जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? सिकल सेल एनीमिया ओके। अगला है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो है यह एक लिंग संलग्न बीमारी है। क्या है? लिंग संलग्न बीमारी है जिसकी संलग्नता एक्स क्रोमोसोम पे होता है। किस पे होता है? एक्स क्रोमोसोम पे होता है। और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल तथा हरा रंग में कोई फर्क नहीं, अंतर नहीं महसूस कर पाता है ओके, दोनों रंग एक ही समान दिखाई देते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस समझ में आ गया। और अगला है हीमोफीलिया। क्या रोग है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग यह भी एक लिंग संलग्न बीमारी है। इसकी भी जो संलग्नता है वह एक्स क्रोमोसोम पे होता है। और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में ये रक्त का थक्का नहीं जमता है, जिसके कारण से शरीर कट जाने पे, इंजर्ड हो जाने पे शरीर से रक्त लगातार बढ़ते चला जाता है। तो यह था मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर यानी गुणसूत्रीय विकार जो है, गुणसूत्रों की संख्या में घटोतरी बढ़ोतरी यानी परिवर्तन के कारण जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? गुणसूत्रीय विकार यानी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। यह है टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। याद रखना है क्या? टर्नर सिंड्रोम जो है इसमें क्या होता है? जो द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं यानी 44 जो गुणसूत्र होते हैं, उसके बाद दो जो लिंग गुणसूत्र हैं, तो कुल 46 होता है, उसमें एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। इसका मतलब गुणसूत्र की संख्या रह जाती है कितनी? ओनली 45। किसमें? टर्नर सिंड्रोम में ओके। और यह रोग जो है वो स्त्रियों में होता है। और इस रोग के कारण जो है वह स्त्री वो संतान उत्पन्न करने में असक्षम होती है ओके। ऐसी महिलाएं बांझ हो जाती है, संतान प्राप्ति नहीं कर पाती है। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम ओके। यह ट्राइसोमी का एक लक्षण है। ट्राइसोमी मतलब होता है क्या? कि द्विगुणित गुणसूत्र की अवस्था में एक गुणसूत्र का वृद्धि हो जाना। यानी नॉर्मल गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 और 46 से एक गुणसूत्र बढ़ गए तो कितने हो जाएंगे? 47। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? गुणसूत्र कितने हो जाते हैं? 47। इसे हम लोग मंगोलियन डिजीज भी कहते हैं। यह बच्चों में होता है और ऐसे बच्चे 12 साल की उम्र तक में उसकी मृत्यु हो जाती है ओके। और लास्ट है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। यह रोग पुरुषों में पाया जाता है। यह भी ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है। पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं तो एक एक्स और एक वाई होता है, लेकिन उसमें एक्स की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि पाई जाती है। यानी कि लड़की वाला जो गुण है, फीमेल जो गुणसूत्र है, उसका एक अतिरिक्त प्रतिलिपि पाया जाता है, जिसके कारण से ऐसे पुरुषों में महिलाओं के भी लक्षण दिखते हैं। इसे हम लोग किन्नर भी कहते हैं। तो यह था आज का टॉपिक कंप्लीट। जो डिस्कशन था जेनेटिक्स का पहला पार्ट था। इसके आगे की जो जानकारियां हैं, इससे बचे हुए हम लोग ये टॉपिक की जानकारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए ओके, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और बच्चों, अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन करें। अगर आप ऑफलाइन हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारी संस्थान है स्मार्ट बायोलॉजी एकेडमी, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप
मैट्रिक की यानी बिहार बोर्ड 10th की स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी संस्थान है शिक्षा वाटिका साइंस कोचिंग, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।